नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सागर दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म माझी क्लासेस पर। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हमने विस्तार को देखा था, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद हमने देखा किस प्रकार उन्होंने भारत में अपना क्षेत्र विस्तार किया। और उसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं उनकी भू राजस्व व्यवस्था को, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से कायम हुई 1793 से। तो हम भू राजस्व व्यवस्था की बात करेंगे आज। और भू राजस्व व्यवस्था में सबसे पहली राजस्व व्यवस्था कौन सी है? इस्तमरारी राजस्व व्यवस्था, जिसे आप इजारेदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी अन्य नामों से भी जानते हैं, है ना। वैसे इसको स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। और ये संपूर्ण भारत के 19% भाग पे लागू थी। मूलतः बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटका के उत्तरी क्षेत्र में इसका विस्तार था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को लाया था। और इस व्यवस्था को लाने का उद्देश्य ये था कि एक निश्चित समय पर और निश्चित समय तक हमें एक बराबर टैक्स प्राप्त होता रहे। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं था प्रोडक्शन कितना होगा। यदि उन्होंने इतना फिक्स टैक्स कर दिया है कि हमें 10%, 12% टैक्स चाहिए, तो उन्हें टैक्स चाहिए ही चाहिए। इसी का फिर बाद में खामियाजा आप देखते हैं कि जब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन होते हैं, तो यही भू राजस्व व्यवस्था से जो शोषण होता है किसानों का, तो यही किसान बाद में हथियार उठाते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होती है। आपको जानना बहुत जरूरी है। हम लोग पढ़ते नहीं है सामान्यतः, समझते नहीं है बात को, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत की पृष्ठभूमि है, वो शुरू होती है किसानों के आर्थिक शोषण से। किस प्रकार शोषण होता है, आइए समझते हैं। पहले कुछ थोड़ा बहुत लिखाता हूं, देखिए। इसको लिखे स्थायी बंदोबस्त, है ना। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि जो जमींदार होते हैं, है ना, तो जमींदारों को क्या दे दिया गया कि आप क्या करिए, टैक्स कलेक्शन कीजिए, है ना, यानी कर संग्रहण कीजिए। किससे कीजिए? किसानों से। किसानों से कीजिए, इनसे टैक्स लीजिए जमींदार। और जमींदार साहब किसको पहुंचाएंगे? सरकार को पहुंचाएंगे। ठीक है, सरकार को टैक्स देना जमींदार साहब का काम हो गया। कॉर्नवालिस का उद्देश्य था एक ऐसे वर्ग को खड़ा कर देना जो हमारे प्रशासनिक भार को कम कर दे। अब देखिए, यदि वो अपनी मशीनरी का उपयोग करते, मान लीजिए कि पटवारी उटवारी जो आज के समय में होते हैं, जो कलेक्टर होते हैं, तो यदि उस समय वो कलेक्टरों का, पटवारी का भूमि नापन करवाते, सीमांकन करवाते, राजस्व लेखा तय करते, रेवेन्यू रेट तय करते, उसके लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड जाता, रेवेन्यू की जांच होती, सही है गलत है। तो चूंकि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करप्शन में लिप्त हो चुकी थी, खूब पैसा पाए थे, खूब सारे क्षेत्र जीत चुके थे, तो उन्होंने चाहा कि एक फ्रेश व्यवस्था कायम की जाए। इसी के तहत उन्होंने स्थायी बंदोबस्त, है ना, व्यवस्था कायम किया। इसके अंतर्गत पूरी की पूरी जो जमीन होगी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, तो वहां जमींदारों के बीच में वितरित हो जाएगी। इनके द्वारा ही नियुक्त जमींदार, और इन जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये जमींदार कौन हो गया? भूमि के मालिक हो गए। अब ये क्या करेंगे? ये रेंट में, है ना, रेंट में देंगे। जैसे आज आप लोग अधिया तियाव सब देखते हो ना, तो इसमें किसानों को क्या देते हैं? कृषि करने के लिए। अब किसानों को बोल देते हैं कि इतने समय में हमको टैक्स चाहिए, है ना। अब टैक्स चाहिए तो यहां से टैक्स लेंगे जमींदार साहब, और जमींदार साहब पहुंचाएंगे किनको? है ना, सरकार को। सरकार मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, अब सरकार को पहुंचाते हैं, ये काम चलता रहता है। लेकिन इससे सबसे बड़ी विपदा की स्थिति क्या हो जाती है कि टैक्स कलेक्शन जमींदार मालिक से, ये जमींदार किसानों से किस प्रकार करेंगे, इसकी कोई नियमावली तैयार नहीं होती। अब जमींदार क्या करते हैं कि यदि मान लीजिए 5 रुपए टैक्स कलेक्शन है, तो जमींदार 15 रुपए सूलते थे। 5 रुपए में 1 रुपए तो ब्रिटेन वाले दे देते थे कि ये लीजिए, 4 रुपए हमारा, 1 रुपए आपका मेहनताना। उधर से 10 रुपए अलग से जबरदस्ती उनसे चूसते थे पैसा, है ना, शोषण करते थे उनका इतना ज्यादा शोषण हुआ कि आप समझिए कि टैक्स कलेक्शन 80% रेट तक हुआ। अब मान लीजिए कि 100 कुंटल आपके यहाँ खेती हुई कुल, और 100 कुंटल में 80 कुंटल आपको टैक्स देना पड़े, तो आपकी स्थिति क्या होगी? बहुत ही निर्दयी हो जाएगी स्थिति आपकी, है ना। बहुत ज्यादा जुल्म ढाते हैं जमींदार, और ये जमींदार इतना ज्यादा जुल्म ढाते हैं कि इसी के बाद में प्रतिरोध देखेंगे कि जमींदारों के भी गले काटे जाते हैं, है ना। और ये वही जमींदार है जिन्होंने नक्सलवादियों को जन्म दिया है। आज जो पंजाब के नक्सलवादी क्षेत्र में नक्सलवादी हथियार उठाने में विवश है, ये ऐसे ही जमींदारों के कारण है, जिन्होंने एक समय लंबे समय तक किसानों का शोषण किया, उन्हें आत्महत्या करने पे विवश कर दिया, और आज उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा, ना जमीन बची ना कुछ, तो उन्होंने बंदूक उठा ली और जमींदारों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। तो ये जमींदार ब्रिटेन के लिए तो वफादार रहेंगे, लेकिन हमारे किसानों और जमींदारों के बीच में एक खाई
खिंच जाएगी और जिस खाई का आप देखेंगे खामियाजा अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं। तो ब्रिटेन वालों ने बहुत ही शातिरता से जमींदारों को नियुक्त किया। उन्होंने प्रशासन का बिल्कुल उपयोग नहीं किया। कहा गया कि प्रशासन का भार हम क्यों लें, जब भारतीयों से ही भारतीयों का काम हो सकता है तो हमें यहाँ पे प्रशासनिक मशीनरी नहीं लगानी चाहिए। अब ये टैक्स कलेक्शन करते थे, उसके लिए कुछ टैक्स कलेक्शन की रेट डिसाइड की गई। तो उन्होंने 2 रेट डिसाइड की कि मान लीजिए 11 भाग है टैक्स कलेक्शन, तो 11 भाग में टैक्स कलेक्शन टोटल इन्होंने डिसाइड किया, जिसमें से 10/11 भाग होगा किसका, सरकार का, और 1/11 भाग किसका होगा, जमींदारों का। ठीक है, इतना जमींदार पाएंगे और इसके ऊपर जमींदार जितना वसूल ले वो सब जमींदारों का है। तो यही कारण है कि बाद में भ्रष्टाचार खूब करते हैं। इससे सरकार को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। आप खुद सोचे सरकार को क्या लाभ हुआ। यदि 5 रुपए की जगह 25 रुपए टैक्स कलेक्शन किया गया और पहुंचा सिर्फ 4 रुपए, तो सरकार को कोई लाभ है उससे, बहुत लाभ नहीं हुआ, उल्टा नफरत फैल जाती है। तो ये व्यवस्था फ्लॉप रहती है। इसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं, जिसमें आप देखेंगे उसी समय अकाल की स्थिति निर्मित हो जाती है। अकाल पड़ते हैं और अकाल पड़ने के बावजूद टैक्स कलेक्शन घटता नहीं है। उससे किसान लगातार आत्महत्या करेंगे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भागेंगे। इससे घाटा क्या होगा, इससे घाटा एक समय बाद ये होता है कि एक नियम चलता था सूर्यास्त का नियम, है ना। सूर्यास्त का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। तो सूर्यास्त के नियम के अंतर्गत, सूर्यास्त नियम ये पूछा ही जाता है क्वेश्चन। सूर्यास्त नियम क्या ऐसा है कि यदि शाम ढलने वाली है ना, शाम होने से पहले जमींदारों को क्या दे देना है, पूरा का पूरा टैक्स सरकार को दे देना है। और यदि ये टैक्स नहीं चुकाते हैं निर्धारित तिथि को, उस दिन शाम को, तो जमींदारों की जमीन छीन ली जाती है और इनकी जमीन जितनी भी रहती है तो दूसरे को दे दी जाती है, उसकी नीलामी कर दी जाती है। तो जमींदारों के लिए भी ये घाटे का सौदा था। इसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं आती हैं। फिर आप देखेंगे कि पाटनी व्यवस्था चलती है। अब पाटनी व्यवस्था में क्या होता है, अभी स्क्रीन पे आ रहा है पाटनी व्यवस्था, इसमें लिखे में देखिए पाटनी व्यवस्था चलने लगती है। तो अब जमींदार क्या करते हैं कि जमींदार की जिम्मेदारी उठाते नहीं है, पाटनी व्यवस्था कायम कर देते हैं और अपनी जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसके लिए एक पाटनीदार, है ना, अपना ही एक अधिकारी नियुक्त कर देते हैं। तो पाटनीदार क्या करता है कि मान लीजिए 50 एकड़ जमीन है आपके पास और 50 एकड़ जमीन को अपने 5-5 एकड़ के 10 भागों में बांट दिए और 10 पाटनीदार नियुक्त कर दिए और कहा कि आप हमें टैक्स कलेक्शन का काम दोगे, है ना। तो अब शोषण पे शोषण, हमने कहा हमको 25% चाहिए टैक्स, ब्रिटेन वालों ने हमसे कहा हमको 4% चाहिए, हमने कहा 25% चाहिए, और जो कलेक्शन कर रहा है उसने बोला हमको 50% चाहिए। तो लगातार शोषण किसका हो रहा है, इसमें किसानों का शोषण हो रहा है। तो किसानों की दुर्गति हो जाएगी इस व्यवस्था से। फिर एक समय बाद जब ये नीलामी उलामी होने लगती है तो जमींदारों का भी एक वर्ग नया आता है। जमींदार भी अब संपन्न हो जाते हैं तो जमींदार शहर में रहने लगते हैं, उन्हें यहाँ की किसानी से कोई मतलब नहीं है। जमींदारों को एक और महत्व दे दिया जाता है कि वो कोई भी जमीन को बेच सकते हैं, किसी के नाम कर सकते हैं। तो बहुत से जमींदारी व्यवस्थाएं देखेंगे परिवर्तित हो जाएंगे, है ना। जमीन दूसरे के नाम कर देंगे, जमीन दूसरे को बेच के निकल लेते हैं, अपना संपन्न हो जाते हैं। तो जमींदार यहाँ पे खड़ा हो जाता है, लेकिन किसान की स्थिति क्या होती है, दिन प्रतिदिन गिरती जाती है, डाउन हो जाती है। तो ये सब व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत हमने देखा स्थायी बंदोबस्त, और ये व्यवस्था का क्षेत्र आप लिख लीजिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में, है ना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक ये क्षेत्र हैं। और पूरे क्षेत्र के 19% भाग पे, है ना, पूछा जाता है भाग, तो 19% भाग पे ये व्यवस्था लागू थी। भारत के जितना क्षेत्र था इनका, ठीक है, 19% पूरे ब्रिटिश भारत के 19% भाग पे व्यवस्था लागू थी, ठीक है। हर जगह लागू नहीं थी, जितने क्षेत्र इन्होंने जीते हैं केवल इन्हीं क्षेत्रों में। ये एक एक्सपेरिमेंट था कि यहाँ यदि हम सफल रहते हैं तो फिर हम आगे भी इसको बढ़ाएंगे, और धीरे धीरे फिर यही व्यवस्था परिवर्तित होती है। जब समझ में आता है कि स्थायी बंदोबस्त फ्लॉप हो जाता है तो उसके बाद फिर व्यवस्था परिवर्तित होती है। उसके बाद आप देखते हैं कौन सी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था वगैरह आती है ना। महलवाड़ी व्यवस्था में महालों को, एक गांव के जो प्रमुख व्यक्ति रहेंगे उन्हीं को पूरा का पूरा दे दिया जाता है। फिर कई व्यवस्थाएं ऐसी आती हैं कि कृषक से डायरेक्ट संपर्क किया जाता है। तो फिर ये व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। और स्थायी बंदोबस्त को ही किसने लॉन्च किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। ये लिख लो, मैं लिखवाऊंगा हालांकि अभी 1793
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इसको लागू किया। ठीक है, अब ये पार्टनी उठनीदार हम लोग नहीं पढ़ते, हम सीधे ऐसे ही पढ़ लेते हैं 19% 20%, लेकिन अभी यूपीएससी का एग्जाम होना है, तो जो यूपीएससी का एग्जाम देंगे उनमें भी महत्वपूर्ण है, और यूपीएससी के एग्जाम के लिए ही इतना डिटेल बता रहा हूं मैं। तो 19% भाग पे लागू है, हमने पढ़ा टैक्स 10/11 भाग, है ना। उसके बाद जमींदार का यहाँ रोल रहेगा। ठीक है, जमींदार के रोल के बाद आप देखेंगे पाटनी व्यवस्था, और ये स्थायी बंदोबस्त, इसका नाम स्थायी बंदोबस्त के अलावा 4-5 नाम और पूछे जाते हैं, 4 नाम, तो इसको लिखिए इस्तमरारी। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम थे इसी व्यवस्था के। इस्तमरारी, इजारेदारी, बीसवेदारी और मालगुजारी। है अजीब अजीब नाम ना, लेकिन जब यही अजीब अजीब नाम क्वेश्चन में आ जाते हैं और यही 5 नाम में से कोई भी एक नाम पूछ लिया जाता है, तो अब हम उस समय सोच रहे होते हैं कि ये इस्तमरारी क्या पूछ लिया, बीसवेदारी क्या पूछ लिया, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सब एक ही व्यवस्था के नाम है। ये कॉर्नवालिस ने दिया था, कॉर्नवालिस को जनक कहते हैं। ये व्यवस्था पूरी तरह से फ्लॉप रहती है। एक बेहतरीन इतिहासकार होते हैं टी.आर. होम्स, जिन्होंने 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम बर्बरता की क्रांति की संज्ञा दी थी, इनका विरोध हुआ था, तो ये हमेशा विवादित भाषण देते रहते थे। उन्होंने कहा कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ठप्प थी, इस व्यवस्था का कोई लाभ नहीं हुआ, इससे सरकार को भी घाटा हुआ, जमींदारों को भी घाटा हुआ, कृषकों को भी घाटा हुआ, और उनकी ये बात सही थी, है ना। इस कारण से हम उनके उस स्टेटमेंट को स्वीकार करते हैं, और जब भी हम लिखेंगे इसके बारे में तो प्रस्तावना में उसकी बात लिखेंगे। अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे मेंस में। प्रश्न 3 प्रकार के बनते हैं। स्थायी बंदोबस्त क्या है, स्थायी बंदोबस्त के कारण, स्थायी बंदोबस्त के परिणाम प्रभाव, है ना, परिणाम या प्रभाव, और स्थायी बंदोबस्त का थोड़ा बहुत योगदान, है ना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या होंगे आगे चलकर। तो वो सब चीजें 3-4 सेगमेंट है, हम उसको बेहतरीन तरीके से अभी कवर करेंगे। पहले ये चीजें आपने जान ली है, इसमें कुछ पूछना हो आपको पूछ लीजिए पहले, ये था कॉन्सेप्ट। अब तो हम जो लिखेंगे तो लिखेंगे डिटेल, इसमें कोई दिक्कत। सरकार को क्या घाटा हुआ? सरकार को ये घाटा हुआ कि इनके नाम से 25% टैक्स कलेक्शन हुआ, अब पहुंचा 4%। मतलब इन्होंने फिक्स कर दिया कि हम आपसे इतना टैक्स लेंगे, लेकिन उसके अलावा आप जितना टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं वो आपका है। अब मान लीजिए कि हम बोल दिए हैं कि आपको खेत दिए हैं उदाहरण के लिए, और आपके खेत में मान लीजिए 20 कुंटल धान होती है, और ये हमारा मान लीजिए जमींदार है, तो हमने इससे कहा कि हमको 5 कुंटल धान लेना है, और जितना हुआ, जितना तुम टैक्स कलेक्शन कर लो वो तुम्हारा। तो उसने क्या किया कि 5 में से 1 कुंटल तो मैं इसको दे ही देता हूँ, लेकिन 4 कुंटल उधर से एक्स्ट्रा ले लिया, 9 कुंटल आपसे ले रहा है, तो हमारे नाम से वसूली कितनी हो रही है? 9 कुंटल की, लेकिन हम तक पहुंच कितना रहा है? 4 कुंटल। तो ये क्या फायदा है? कहीं ना कहीं तो सरकार का घाटा ही है ना, कि यदि टैक्स कलेक्शन डबल ट्रिपल हो रहा है, डबल ट्रिपल हो रहा है और पहुंच सिर्फ 1 गुना रहा है, तो ये सरकार को भी बहुत फायदा इससे नहीं है। और फिर एक समय बाद तो टैक्स देना भी लोग बंद कर देंगे। सबसे बड़ा घाटा ये होगा, भाई अकाल पड़ जाएगा, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, इस तरह सूर्यास्त कानून होते हैं, पाटनीदार इतने हो जाते हैं, जमींदार इधर उधर भागने लगते हैं, नीलामी प्रक्रिया हो जाती है, तो सरकार को फिर लगातार जो स्थायी फिक्स था कि हमको लगातार मिलता रहेगा टैक्स, और टैक्स मिलता नहीं है, इसके कारण सरकार को लगातार घाटा लगता है। पहले व्यवस्था चलती थी, एक व्यवस्था जिसको बोलते थे फार्मिंग पद्धति, उसको भी लिख लो, फार्मिंग व्यवस्था। ठीक है, फार्मिंग व्यवस्था विजुअल हो रहा है वहां पे स्क्रीन पे। फार्मिंग व्यवस्था बैकग्राउंड है थोड़ा सा, इसको भी जान लो। फार्मिंग व्यवस्था में क्या होती थी, इसको बोलते थे ठेकेदारी, है ना, ठेकेदारी व्यवस्था। आपका घर बन रहा है, आपने ठेका दे दिया, आपका घर बन गया, आपको टैक्स चाहिए, आपने ठेकेदारों को दे दिया कि आप टैक्स कलेक्शन करके दो, तो ठेकेदारी व्यवस्था चलती थी। और यही व्यवस्था से प्रेरित होकर स्थायी बंदोबस्त लाते हैं, ठेकेदारी व्यवस्था से प्रेरित होकर, है ना। यही वो व्यवस्था रहती है जिसने स्थायी बंदोबस्त को जन्म दिया। ऐसा आइडिया लॉर्ड कॉर्नवालिस के दिमाग में इसलिए आया क्योंकि वह ठेकेदारी व्यवस्था से परिचित था। ठेकेदारी व्यवस्था जिसको बोलते थे फार्मिंग व्यवस्था, इसमें एक ठेकेदार होते थे, ठेकेदार को दे दिया ठेका, वो टैक्स कलेक्शन करके देगा सरकार को, तो उसमें भी वही सब चलता था।
लेकिन बहुत बेकार पद्धति थी, हमेशा फ्लॉप रही है। इसके बाद स्थायी बंदोबस्त आया, वो भी फ्लॉप रहेगा। और उसके बाद फिर नई नई पद्धतियां आएंगी, उसमें नए नए सुधार किए जाएंगे। अब ये फ्लॉप क्यों रहती है, समझो इस बात को। मान लीजिए टैक्स आपसे लेना है, अब मीडिएटर ये है, तो फर्जीवाड़ा किनका है, बीच वाले का है। करप्शन कौन कर रहा है, बीच वाला कर रहा है, और उसमें स्थिति दयनीय आपकी हो रही है। तो आपके मन में क्या रहेगा कि हमें सरकार से डायरेक्ट बात करना चाहिए। यदि हमारा आपका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रहेगा तो हो सकता है जो हम बोलते हैं कि हमको 4% चाहिए, वो 5% लेता है, हम 1% उसको देते हैं। तो यदि हम आपसे कहें कि हमको 4% चाहिए, तो जो आपसे वो 40% उधर से उला जा रहा है, तो उससे आप बच जाएंगे। तो इसीलिए फिर किसान आगे मांग करेंगे और बाद में व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता है। फिर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आएंगी जिसमें किसान और सरकार आमने सामने होंगे। अब किसानों से कह दिया आप डायरेक्ट हमको टैक्स दीजिए, तो उसमें कुछ है ना रियायतें रहेंगी, कुछ छूट रहेंगी, उससे उस व्यवस्था से कुछ न कुछ सुधार होता है, किसान भी थोड़ा बहुत संतुष्ट हो जाते हैं आगे चल के। लेकिन तब तक ये इतना शोषण कर चुके होते हैं किसानों का कि किसानों की स्थिति दयनीय हो जाती है। आत्महत्या की जो कड़ी है ना, आज की नहीं है, वो तब से जुड़ी हुई है 1793 से। और आज भी देख लीजिए, जब सरकार शोषण कर लेती है एक समय बाद, तो फिर किसान आत्महत्या करते हैं, है ना। अभी भी देख लीजिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, नई नई स्कीम लॉन्च होती है, ये करेंगे वो करेंगे, ये देंगे वो देंगे, किसानों तक कुछ पहुंचता है नहीं। और जब पहुंचता नहीं है तो किसान क्या हो जाते हैं, उससे शोषित हो जाते हैं, और शोषित होने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी फसल खराब हो गई, सरकार ने ठेका लिया है कि उसकी फसल का पैसा हम देंगे, पर कई बार ऐसे लोगों को पैसा मिल रहा है जिनके पास फसल ही नहीं है, फर्जीवाड़ा करके उनका पैसा ले रहे हैं, मुआवजा ऐसे लोगों के हाथ में जा रहा है जिन्हें जरूरत नहीं है। और जो गरीब तबके के लोग हैं वो लिए कार्ड घूम रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं, उनके पास जानकारी नहीं। और जब पता चलता है कि इतना पैसा इतना बांटा जा चुका है, 2-2 लाख रुपए सबके पास पहुंच गए, हमको 1 रुपए नहीं मिला, तो वो फिर त्रस्त होकर क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो यही सब शोषण की पराकाष्ठा है, समझ रहे हो। ये सब पृष्ठभूमि है, इतना पढ़ते नहीं है हम अमूमन। कोई भी पढ़ता है तो हो गया क्या है, कैसे है, कितने % क्षेत्र में है, कौन सा क्षेत्र है, ये पढ़ लेते हैं। लेकिन हमें इसके पूरे पूरे सेगमेंट कवर करने हैं, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा डिटेल पूछता है। स्टेट पीसीएस में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस स्थायी बंदोबस्त क्या है, इसके परिणाम प्रभाव की बात कीजिए बस, तो इतनी बात हो जाएगी। लेकिन जब यूपीएससी का देंगे तो आपको पूरा का पूरा बैकग्राउंड टटोलना पड़ेगा, आपका कॉन्सेप्ट सेट रहेगा, वहाँ स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनेंगे कि स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताइए। ये 19% क्षेत्र में भारत के लागू थी, है ना। उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लागू थी। उसके बाद इस व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था, और इस व्यवस्था के बाद किसानों का अत्यधिक शोषण किया गया और जमींदार वर्ग संपन्न हुए। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, कौन से गलत है, 1 2 2 3 1 2 3 या 1 2 3 4, तब आपको पता चलेगा कि हमने ये पढ़ा है पृष्ठभूमि। तो 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही है, तो वहां ऐसे आप टिक लगाएंगे। आपको क्वेश्चन फंसेंगे, आप यूपीएससी का घटना चक्र वगैरह लगाइएगा या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइएगा, इसमें मिलेंगे और ये क्वेश्चन वहां बैठेंगे। तो प्रीवियस ईयर भी बीच बीच में लगाना है, लेकिन अभी शुरुआत है तो जितना कर रहे हैं काफी है। तो ये सब चीजें आपको पता चली।